morning, students. Welcome back to my class. Today we are going to read the second lesson of Flamingo, Lost Spring. First of all, we know about its name, Lost Spring. Lost mean खोना, Spring mean बसंत. बसंत का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि भी फूल खिले हुए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, यानी कि बहुत ही खुशनुमा मौसम, वातावरण. स्प्रिंग सीजन जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन, ऐसे ही सीजन हैं. अगर स्प्रिंग सीजन को निकाल दिया जाए बाकी सीजन में से तो क्या होगा? स्प्रिंग नहीं होगी, बसंत नहीं होगी तो फूल नहीं खिलेंगे, और फूल नहीं खिले तो फल कहाँ से आएंगे? तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि इस धरती का जीवन चक्र ही खत्म हो जाएगा. मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ. स्प्रिंग सेल्फिश जाइंट, एक 8th क्लास में एक लेसन है सेल्फिश जाइंट. तो वो अपनी बाग के चारों तरफ एक चारदीवारी बना देता है और किसी को भी अंदर नहीं आने देता, बच्चों को खेलने नहीं देता, और भगवान उससे नाराज हो जाता है और उसके बाग में विंटर सीजन रहता है, स्प्रिंग सीजन नहीं आता. सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है, कोहरा छाया हुआ है. वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है स्प्रिंग सीजन कब आएगा मेरे बाग में. तो गलती से एक बच्चा आ जाता है और उसके साथ एक पक्षी भी आ जाता है. वो पेड़ पर पक्षी चहचहाने लगता है, बच्चा बैठ जाता है तो उस पेड़ पर फूल खिल जाते हैं. उसको देखकर धीरे धीरे और बच्चे आ जाते हैं और इससे उसके बाग में स्प्रिंग सीजन आ जाता है. यानी कि स्प्रिंग नहीं है तो कोहरा ही कोहरा, सर्दी ही सर्दी रहेगी. तो फिर क्या होगा? ठीक इसी तरह से स्टोरेज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये स्प्रिंग यहाँ पे मेटाफोर लिया गया है चाइल्डहुड का, फिगर ऑफ स्पीच है. चाइल्डहुड का के रूपक के रूप में स्प्रिंग को लिया गया है. तो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानियाँ. यानी कि जिस तरह से मौसम में स्प्रिंग सीजन निकाल दिया जाए, उसी तरह से हमारे जीवन में से चाइल्डहुड निकाल दिया जाए, बचपन निकाल दिया जाए, तो फिर क्या बचेगा? बचपन का मतलब क्या है? बचपन की आज़ादी. बचपन में जो एंजॉयमेंट, जो खुशियाँ हमें मिलती हैं छोटी छोटी चीज़ों में, जो हम अपनी मर्जी से खेलते कूदते हैं, वो हमें ना मिले, और हमें हेल्दी फूड ना मिले, अच्छी एजुकेशन ना मिले, तो फिर क्या होगा? हमारा भविष्य क्या होगा? इसमें यही बताने की कोशिश की है लेखिका ने 2 स्टोरीज के माध्यम से. नाउ वी रीड अबाउट द ऑथर. अब हम राइटर के बारे में, लेखक के बारे में ही पढ़ते हैं. अनीस जंग 1964, यानी कि अनीस जंग का ये यहाँ पे इसका क्या दे रखा है? जन्म की डेट दे रखी है. 1964 में उसका जन्म हुआ था. वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडल्सेंस इन हैदराबाद. तो स्पेंट मीन बिताया, हर चाइल्डहुड अपना बचपन, और एडल्सेंस क्या होता है? लड़कपन, बॉयहुड बोल सकते हो, गर्लहुड, यानी कि अपने बचपन और लड़कपन का जो समय था वो उसने हैदराबाद में बिताया. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उसने प्राप्त की अपनी शिक्षा इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. उसने अपनी शिक्षा हैदराबाद से ली और संयुक्त राज्य अमेरिका से, 2 जगह पढ़ी वो. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, उसके माता पिता दोनों ही राइटर थे. अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया. अनीस जंग ने शुरू किया अपना व्यवसाय, अपना काम एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में भारत में एक लेखक के रूप में अपना काम शुरू करती हैं. सी हैज़ बीन एन एडिटर, वह एक प्रकाशक रह चुकी है. एंड कॉलमनिस्ट, और कॉलमनिस्ट मीन्स हु राइट्स रेगुलर आर्टिकल्स फॉर ए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, यानी कि जो किसी अखबार या पत्रिका के लिए नियमित रूप से आर्टिकल लिखता है. इसका मीनिंग आप राइट कर सकते हो, हु राइट्स रेगुलर आर्टिकल्स फॉर ए न्यूज़पेपर और मैगजीन. फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, मेजर मीन मुख्य, इन इंडिया एंड अब्रोड, यानी कि वो कॉलमनिस्ट कौन से अखबार की थी? जो मुख्य अखबार थे भारत के और विदेशों के, विदेशों में भी विदेशी के अखबारों के लिए भी लिखती थी वो. एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई सारी उसने किताबें लिखी, यानी कि बहुत सारी किताबों की वो लेखिका थी. इतना उसने काम किया था.
किया था, सॉरी कर रही है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट, नीचे लिखा एक अंश है फ्रॉम हर बुक, उसकी किताब से, टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो ऊपर दे रखा है। तो ये उसकी किताब का टाइटल है, उसमें से ये लेसन उसने उसने उसमें से ये अंश उठाया उसने। हेयर सी एनालिसिस, यहाँ वो विश्लेषण करती है द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग मीन क्रशिंग, पॉवर्टी मीन गरीबी, यानी कि ऐसी गरीबी जो उनके जीवन का को ही नष्ट कर देती है, बर्बाद करती है उनकी जिंदगी। एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स, परंपराएं, किसका विश्लेषण करती है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी गरीबी है जो उनको मार देने वाली है, और जो परंपराएं हैं विच कंडम, कंडम मीन्स क्या होता है, सेंटेंस, सजा, अपराध, दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि इन बच्चों को एक बर्बादी का जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती हैं, यानी कि उनकी जो गरीबी की जो लगातार उनके ऊपर जो गरीबी छाई हुई है, ऐसी गरीबी जो मार दे, और ऐसी परंपराएं, जो ऐसे बंधन हैं, वो उनको कैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते हैं, विनाश से भरा हुआ बर्बादी का जीवन जीने के लिए की सजा दे देती हैं ये दोनों चीजें इसको। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग, यानी कि टेक्स्ट में आगे जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं उसमें ये नीचे जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ये फ्रीजल वर्ब या वर्ड दे रखे हैं, तो इन्फर मीन क्या था, गिव, देना, इनके मीनिंग दो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये कह रहा कि भी ये जो मीनिंग तो पूरे लेसन के ही हम बताने वाले हैं, तो उनमें ये वर्ड भी आएंगे, तब हम लेसन में इन वर्ड को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्यों दे रखे हैं, इन मीनिंग को अच्छे से समझना है। और जब आप कोई भी आर्टिकल राइट करते हो या फिर कोई पैराग्राफ या फिर कोई क्वेश्चन, तो उनमें इनका यूज करना सीखो, इसलिए मीनिंग यहाँ पे दे रखे हैं। तो नाउ वी स्टार्ट द लेसन। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, गार्बेज क्या होता है, वेस्ट थिंग्स थ्रोन अवे, बेकार चीज़ें जो हम बाहर फेंक देते हैं हमारे घर में, जैसे कि कोई यूजेबल चीज़ नहीं लगती हमें, प्लास्टिक की बोतल वगैरह हैं, कप वगैरह, गिलास वगैरह हैं, या फिर टूट जाते हैं, चेयर हैं, लोहे की चीज़ें, कांच की चीज़ें, वो हम फेंक देते हैं कचरे में। और वो रैग पिकर्स जो होते हैं वो उनको उठाते हैं और कबाड़ी की दुकान पर बेचकर उनसे पैसा कमाते हैं। तो गार्बेज यानी कि वेस्ट थिंग्स। कई बार मुझे गार्बेज में, कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। कौन पूछती है, राइटर। वूम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, इनकाउंटर का मीनिंग क्या है, कम अक्रॉस, या फिर टू मीट अनएक्सपेक्टेडली। इनकाउंटर का मीनिंग आप राइट कर सकते हो, कम अक्रॉस यानी कि यूं ही मिल जाना, या फिर टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, बिना उम्मीद के मिल जाना, यानी कि एक तो हम किसी से मिलने जाएं तो ये रास्ते में कोई यूं ही अचानक मिल जाता है, उसके लिए हम इनकाउंटर बोल सकते हैं। वैसे मुठभेड़ होता है इसका मीनिंग। तो यहाँ पे ये है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डैम्स, स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, यहाँ पे हाइपरबोल, एक ये फिर से फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार दे दिया, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे कह दिया। गोल्ड फॉर गोल्ड, गोल्ड क्या है, जो वेस्ट चीज़ें जो हमने हमारे द्वारा फेंकी गई हैं, और जो रैग पिकर उनके लिए वो यूजेबल हो जाती है, यानी कि वो उनको कबाड़ी की दुकान पे बेचते हैं। स्क्राउजिंग का मीनिंग, स्क्राउजिंग मीन्स सर्चिंग, स्क्राउजिंग का मीनिंग राइट करो आप, सर्चिंग। तो सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डैम्स, कचरे के ढेर में, जो सोने की तलाश में यानी कि यूजेबल चीज़ों की तलाश कर रहे होते हैं सुबह सुबह, तो वहाँ मेरी उनसे मुलाकात होती है और मैं उससे पूछती हूँ ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, यानी कि राइटर के पड़ोस में कचरे का ढेर है, उस पर वो बच्चे अपने लिए यूजेबल चीज़ें खोजते हैं, तो वहाँ राइटर की उनसे मुलाकात हो जाती है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने छोड़ दिया अपना घर। तो यहाँ पे अपना घर क्या है, घर छोड़ना नहीं है, जैसे कि कई बार मन में आ जाता है वो घर छोड़ के भाग गया, नो, होम टाउन, अपना गांव, जो कस्बा जिसमें वो रह रहा था वही छोड़ दिया उसने। सेट एमिडस्ट, एमिडस्ट मीन्स इन द मिडल ऑफ, बीच में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में स्थापित था। उसका घर कहाँ था, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में। तो
अब दिमाग में क्वेश्चन आ जाता, हरे भरे खेतों को क्यों छोड़ दिया उसने। इसका भी आगे आंसर दे रखा है राइटर ने, वो हम पढ़ने वाले हैं। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। डिस्टेंट मीन क्या होता है, दूर दराज की। मेमोरी मीन याद, दूर की यादों में भी उसका घर नहीं है, यानी कि धुंधली सी भी याद नहीं है घर के बारे में भी, कैसा उसका घर था, कहाँ था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स। अब ये कारण बता रही है कि भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, वाई डिड राइटर लीव हिज होम, सॉरी वाई डिड साहिब लीव हिज होम। साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ा, ये क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे 2 नंबर का बनता है, अगर 6 नंबर का बनाओगे तो आगे इसका और मिल जाएगा इसके बारे में। तो उसने बहुत सारे तूफान आए, एंड दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। स्वेप्ट अवे मीन्स वास्ड अवे, स्वेप्ट मीनिंग अवे का मीनिंग आप राइट करो वास्ड अवे, जो बहा ले गई उनके खेतों को और घरों को। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि खेत कैसे बह गए। जब बाढ़ आती है तो उसकी धरती की जो उपजाऊ परत है वो बह जाती है, और उपजाऊ परत नहीं होगी तो आप सबको पता है, तो वो बहना ही हो गया, भी फसल नहीं होगी। या फिर लहलाती हुई फसल खड़ी और बाढ़ आ गई, वो फसल बर्बाद हो गई, तो खेत बह गया ना। हिज मदर टेल हिम, ये बात उसको कौन बता रहा है साहिब को, उसकी माँ बताती है। उसको तो कुछ याद ही नहीं है, उसकी माँ ने बताया भी ऐसे ऐसे तूफान आते थे और हमने अपना घर छोड़ दिया। दैट इज वाई दे लेफ्ट, इस यही कारण था कि उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, फिर से वही फिगर ऑफ स्पीच दे दी। हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि सोने की तलाश में, यानी कि मतलब यूजेबल चीज की तलाश में उन्होंने घर छोड़ दिया। और कहाँ आ गए, इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, बड़े शहर में आ गए जहां वो अब रहते हैं। आई डू नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास एल्स मीन दूसरा, मेरे पास दूसरा कुछ करने के लिए है ही नहीं। ये बात वो कब बोलता है, जब फर्स्ट में राइटर से पूछते ना, वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, राइटर ने उसे पूछा था। और राइटर फिर बेज में उसी के बारे में बताने लगी, भी किससे पूछती हूँ, वो कौन है, कहाँ से आए है, साहिब के बारे में बताने लग जाती है। तो अब ये राइटर को आंसर देता है कि भी मेरे पास दूसरा कुछ करने के लिए है ही नहीं। ये मटर्स, मटर्स क्या होता है, स्पीक इन ए वेरी लो वॉइस, एकदम धीमी आवाज में बोलना, बुड़बड़ाना बोल सकते हो। लुकिंग अवे, दूर देखता हुआ, ये बात समझने की है भी। हम किसी से बात करते हैं तो हम उससे नज़र से नज़र मिलाकर बात करते हैं। अगर हम अपने अंदर कोई कमी महसूस करेंगे, कोई हीन भावना महसूस करेंगे, तभी हम उससे नज़र नहीं मिला पाएंगे। तो छोटा सा बच्चा, इसके मन में हीन भावना आ गई है, इसलिए ये बताया गया कि भी इस तरह की कमियों का जीवन, अभावों का जीवन जी रहा है कि उसके मन में इतने छोटे से बचपन में ही हीन भावना भर गई है। और वो राइटर की नज़र से नज़र मिला के बात नहीं करता, दूर देखता हुआ धीरे से बुड़बुड़ाता है कि मेरे पास दूसरा कुछ करने के लिए है ही नहीं। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली यहाँ पे क्या बोलोगे, इसका मीनिंग आप कर सकते हो प्रिस्वेडिंगली, मनाने के अंदाज में, खुश करने के अंदाज में राइटर उससे कह देती है कि स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत उसको एहसास हो जाता है कि भी जो वो सलाह दे रही है वो होलो मीन खोखली, वो कितनी खोखली है। एडवाइस मीन सलाह, साउंड यहाँ पे सिम्स कर सकते हो, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा सिम मतलब प्रतीत होना, वो सलाह कितनी खोखली सी प्रतीत हो रही है। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, जब राइटर उसे कहते हैं भाई स्कूल जाओ, तो वो जवाब देता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। वेन दे बिल्ड वन, जो वो एक बनाएंगे, आई विल गो, मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली। तो राइटर उसे थोड़ा सा मजाक करते हुए, हाफ जोकिंगली थोड़े से मजाक में, उसे कहती है इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। यस, हाँ। ही सेज स्माइलिंग ब्रूडली, यानी कि पूरा खुलकर हंसना तो हम नहीं बोलेंगे, खुलकर मुस्कुराते हुए, यानी कि चौड़ी मुस्कुराहट में वो कहता है कि भी हाँ जरूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, यहाँ पे ये लेटर देखो LATER, और एक दूसरा लेटर होता है, हम ध्यान ही नहीं देते, दोनों की स्पेलिंग एक कर देते हैं। LETTER वो पत्थर होता है, और ये बाद में LATER लेटर मीन बाद में। आई सी हिम, मैं उसको देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, यानी कि मैं देखती हूँ मेरी तरफ भागा हुआ आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ, एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड क्या होता है, शर्मिंदा होना, असेम्ड, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस
दैट वाज नॉट मीन्ट, एक ऐसे वादे पर, किए गए वादे पर शर्मिंदा होते हुए जिसका कोई मतलब ही नहीं था। यानी कि उसने तो यूं ही बोला था, कोई स्कूल तो बनाना नहीं था, और उस पर शर्मिंदा होती है जब उससे वो पूछता है। बट प्रोमिजेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। अबाउंड मीन क्या होता है? इन प्लंटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, या फिर टू एग्जिस्ट इन ग्रेट नंबर। ये टू मीनिंग इसके राइट कर सकते हो, इन प्लंटी या फिर टू एग्जिस्ट इन ग्रेट नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। और ब्लीक वर्ल्ड क्या होता है? होपलेस संसार, होपलेस संसार। उसके जो आशा रहित जो संसार था, उसके प्रत्येक कोने में ऐसे वादे भरे पड़े थे। तो यहाँ पे राइटर क्या बताने की कोशिश कर रही है भी, ये एक बहुत ही अच्छी बात बताई है इन लाइनों के माध्यम से भी, हमें किसी को उम्मीद नहीं देनी चाहिए। ब्लैक वर्ल्ड यहाँ पे होपलेस संसार क्यों गया है? यानी उसके जीवन में कोई उम्मीद ही नहीं है, बिना उम्मीद का एक संसार। तो उम्मीद क्यों नहीं रही? क्योंकि हम उम्मीद दे देते हैं, बिना सोचे समझे वादे कर देते हैं। ऐसे गरीब लोगों से मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, पॉलिटिशियंस आते हैं वो वादे कर जाते हैं और फिर कोई उनको पूरा नहीं करता। तो धीरे धीरे उनकी उम्मीद इतनी टूट जाती है कि वो आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अनजाने में ही हम किसी के जीवन को कितना बर्बाद कर देते हैं ऐसी बातें बोलकर। इसलिए ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ पे राइटर ने ये बताने की कोशिश की है किसी से। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम जानती हूँ। यानी कि मिलती है, रोज जानती है, फिर उसका नाम जानने की कोशिश करती है। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, यहाँ पे साहिब आलम, ही टेल्स भी बोल सकते थे, ही सेज भी, यानी कि ही अनाउंसेस क्यों दे दिया? यानी कि वो नाम ही इतना भारी भरकम सा है। इसका मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। इसलिए ऐसे नाम की तो घोषणा ही की जा सकती है, इसलिए राइटर ने ये बोल दिया। तो ये नाउंस वो घोषणा करता, वो कहता है कि साहिब आलम, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता इसका मतलब क्या है, उसके नाम का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसको नहीं पता। इफ यू न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वो मुश्किल से इस पे विश्वास कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनजान इस बात से कि उसका नाम किसका प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट्स मीन क्या होता है? प्रतिनिधित्व करना। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, रोम्स मीन वंडर। ये मीनिंग मैं फिर से बता देती हूँ। WONDER, वंडर मीन हैरान होना, और WANDER, वंडर मीन घूमना, यूं ही विचरण करना। एक लेटर का डिफरेंस है और दोनों के मीनिंग भी डिफरेंस है। द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमता रहता है, अवारा यूं ही, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिस्पेयर एट नून, यानी कि नंगे पांव रहने वाले बच्चों की एक फौज के साथ, सेना के साथ, यानी कि ग्रुप्स बन के आता है उनका। तो मैंने पिक्चर्स के माध्यम से ये दिखाने की लेसन में जगह जगह कोशिश भी की है कि रग्बीकर किस तरह के होते हैं। तो वो घूमता रहता है, किस तरह से आते हैं? जो सुबह दिखाई देते हैं, मॉर्निंग बर्ड्स, यानी कि सुबह जब हम दाना डालते हैं तो पक्षी चुगने के लिए आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं। इसी तरह से ये सुबह सुबह कचरे के ढेर पर यूजेबल चीज़ें खोजते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों जानने के बाद, आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ दम, यानी कि कई महीने बीत जाते हैं तो उनमें से प्रत्येक को मैं जानने लग जाती हूँ। यानी कि उनके पड़ोस में कचरे का ढेर है, वहाँ वो आते रहते हैं, राइटर वहाँ से निकलती है, तो कई महीने बीतने पर सबको जानने लग जाती है। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनती हो? आई आस्क वन, बोल मैं एक से पूछती हूँ, बोल चप्पल क्यों नहीं पहनती हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। ही आंसर सिंपली, बस सादा सा उत्तर देता है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट, किसी तरह से घुमा फिरा के नहीं बोलता। मेरी माँ डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मेरी माँ उनको नीचे नहीं लाती, फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी से। बोले मेरी माँ चप्पल से उतार के ही नहीं देती।
तो थोड़ी सी ये बात आपको अजीब लग रही होगी भी, बच्चा नंगे पाँव है और उनको चप्पल नहीं दे रही माँ, क्योंकि उनके पास इतना अभाव है कि भी कहीं आना जाना हो तब वो चप्पल पहनते हैं, इसलिए उसने अलमीरा के ऊपर रख रखी हैं। जैसे हम नए कपड़े संभाल कर रखते हैं, कहीं जाते हैं किसी फंक्शन वगैरह में, या फिर नए जूते स्लीपर तो वो हम पहनते हैं, इसी तरह से उनके लिए वो लग्जरी की चीज़ है। जब वो कहीं आना जाना हो तब माँ उसको वो चप्पल पहनने के लिए देती है। तो यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही है राइटर भी उनका जीवन कितने अभावों से भरा पड़ा है, यानी कि उनके जीवन में क्या क्या नहीं है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम अप, एड अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। इफ इवन शी डिड, यदि वो उतार भी देना, यहाँ इसका मतलब है ही विल थ्रो देम अप, वह उन्हें फेंक देगा। एक दूसरा लड़का कहता है हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहने हुए है, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करते। मैच नहीं करते मतलब कोई बड़ा है या छोटा, या फिर एक का कलर दूसरा एक का दूसरा है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी फिर आपको ये बात अजीब लगेगी कि चप्पल क्यों उतार के फेंकेगा। भाई जो चीज़ हम रोज़ नहीं पहनते, जिस चीज़ के हम आदि नहीं हैं, तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम थोड़ी देर पहनेंगे और फिर उसको निकाल के छोड़ देंगे, भाई मेरे से नहीं पहनी जा रही, इस तरह से, तो वो फेंक देता है। तो ये बात भी सही थी। वेन आई कॉमेंट ऑन इट, वेन आई कॉमेंट ऑन इट, राइटर किस पे कमेंट करती है, यानी कि राइटर उसके जूतों की तरफ देख लेती है, भाई वो जूते पहने हुए था तब तो वो बोल रहा था, यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा था भाई मेरी तो आदत है पहनने की। तो राइटर उसके जूतों की तरफ देखती है, तो ही सफल्स हिज फिट एंड सेज नथिंग। सफल्स क्या है, बी टू मूव वन फुट टू अनदर, एक के ऊपर दूसरा पाँव रखकर घसीटना। तो शर्म के मारे हम पैर के ऊपर पैर रखकर घसीटते हैं इस तरह से, और कुछ नहीं बोलता, वो शर्म के मारे ऐसे करता है। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है हु हैज नेवर ऑन ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन भर में जिसे एक जोड़ी जूता कभी नहीं मिले, वो लड़का कहता है भी जूते तो मुझे भी चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जब मैं देश की यात्रा करती हूँ, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग चलते हुए नंगे पाँव शहरों में, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये एक्सप्लेनेशन किसकी तरफ से दी गई है, उन गरीब बच्चों की तरफ से। बोले धन की कमी की वजह से हम नंगे पाँव नहीं रहते, बोले ये तो हमारी ट्रेडिशन क्या होती है, परंपरा, कस्टम, बोले ये तो हमारी परंपरा है नंगे पाँव रहना, बोले ऐसी वो व्याख्या देते हैं। आई वंडर, मैं हैरान हो जाती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए प्रीपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। प्रीपेचुअल का मीनिंग देखो पहले तो, कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक लगातार चली आ रही, नेवर एंडिंग, जिसका कभी कोई अंत ही ना हो। तो बोले क्या ये लगातार चली आ रही जो गरीबी की जो स्थिति बनी हुई है लगातार, उसकी व्याख्या देने का केवल एक ये बहाना मात्र है, उसकी व्याख्या देने का यानी कि मतलब उसको छुपाने का एक तरीका है ये उनका। राइटर सोचती है कि भी वो बस अपने दिल को संतुष्ट कर लेते हैं अपनी गरीबी को छुपाकर, इस तरह से ये बातें बोलकर, लेकिन है तो उनकी मजबूरी, राइटर के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ती हूँ एक आदमी की फ्रॉम उडुपी। अब एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से राइटर थोड़ा सा और आगे बताने की कोशिश कर रही है। बोले उडुपी के एक आदमी ने मुझे एक बार बताई थी, एज ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। यहाँ पे देखो उसकी आदत थी, उसके बारे में वुड दिया गया है। यहाँ पे हम सारे ग्रामर के रूल भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं अगर हम सेंटेंस पे ध्यान दें तो, यानी कि पास्ट के हैबिट के बारे में बता रहा है ना वो अपनी, बोले ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, तो ऐसी जगह पे वुड का यूज होता है। एक पुराने मंदिर के पास से होता हुआ वो जाया करता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसका पिता एक पुजारी था। प्रिस्ट क्या होता है, पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़े समय के लिए रुकता था, एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके शहर की यात्रा की, यानी कि 30 साल बीत जाते हैं उस बात को, और फिर वो उसी शहर में फिर से जाती है, एंड द टेम्पल, और मंदिर में भी जाती है, विच वॉज नाउ ड्रोन
जो अब डूबा हुआ है। ड्रोन क्या होता है? समर्ज्ड, यानी कि मतलब समा जाना, किसी चीज में लीन हो जाना। इन द एयर ऑफ डेसोलेशन, वीरानी की हवा में। यहाँ पे एकदम वीराना क्यों बोला गया? डेसोलेशन रूइन भी बोल सकते हो, बर्बाद होना, यानी कि वो मंदिर खंडहर हो चुका है और उसकी मरम्मत करवाने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको डेसोलेशन बोल दिया गया। इन द बैकयार्ड, पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता है। यानी कि मंदिर में पूजा पाठ अब भी होता है, पुजारी भी है, लेकिन अब वो उसकी उसकी फिर से उसको रिनोवेट नहीं किया गया है, उसकी मरम्मत नहीं की गई है दोबारा से, खंडहर बन चुका है वो मंदिर। तो वहाँ पे नया पुजारी आ गया है। देर वर रेड एंड प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक की सफ़ेद और लाल कुर्सियाँ। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का स्लेटी रंग की वर्दी में, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो जूते जुराब दोनों चीज़ पहने हुए है। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग का मीनिंग क्या है? ब्रीदिंग हैविली, हाँफते हुए, भारी भारी सांस लेते हुए। एंड थ्रू हिज बैग ऑन ए होल्डिंग बेड, और एक सॉरी फोल्डिंग बेड, एक बंद कर देने वाला जो बेड होता है उसके ऊपर वो अपना थैला फेंक देता है। अब यहाँ पे राइटर वो बताने की कोशिश कर रही है कि भी थ्रू फेंक देता है, उस बच्चे को ये चिंता भी नहीं है कि भी बैग फट जाएगा, क्योंकि अगर फट गया तो नहीं आ जाएगा। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, उस लड़के को देखते ही मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसे आखिरकार जूते के जोड़े मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम, तो हे भगवान अब मेरे जूते कभी गुम ना हो, मुझसे छीने न जाएं। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के बेटे जैसे जो छोटे लड़के हैं, ना वो शूज, वो जूते पहनते, जूते ही नहीं सॉक्स भी पहनते हैं, हमने पढ़ा है। बट मैनी अदर्स, किंतु बहुत सारे दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, वो अभी भी आज भी 30 साल बाद भी जूते रहित हैं। यहाँ पे राइटर ये बताने की कोशिश की कर रही है कि भी ऐसा जीवन जी रहे हैं कि भी आज भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। पुजारी का जो लड़का है उसके जीवन में 30 साल पहले तो उसके पास भी जूते नहीं थे, लेकिन आज उसके पास जूते जुराब सब कुछ है, उसको ये चिंता भी नहीं है कि भी बैग को फेंकूंगा तो फट जाएगा। आज वो उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। और ये रैग पिकर यानी कि इनका बचपन इनसे छीन लिया गया, यानी कि बचपन में इन्हें वो मौके नहीं दिए गए जिससे इनका विकास हो सके, तो आज भी ये वहीं के वहीं हैं। राइटर यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही है कि भी इनके जीवन में सुधार लाना है तो बचपन में कुछ करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ सुविधाएं इनको देनी पड़ेगी। ये इस तरफ हमारा ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही है राइटर। माई एक्विंटेंसीज विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, एक्विंटेंसीज क्या होता है? इंट्रोडक्शन, पहचान। इन बच्चों के साथ जो मेरी ये पहचान है, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, नंगे पांव रहने वाले जो कबाड़ी के बच्चे हैं, इनके साथ जो मेरी पहचान है, लीड्स मी टू सीमापुरी, सीमापुरी ले गई। यानी कि जब इन बच्चों को अच्छे से जानने लगी तो राइटर के मन में एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि वो अब इनके जीवन के बारे में पूरा जाने कि भी ये कहाँ रहते हैं, कैसा जीवन जीते हैं। वो तो वहाँ उन कचरे के ढेर पे देखती थी, तो वो जगह उस जगह पे चलेगी जहाँ ये लोग रहते थे, सीमापुरी में। तो अब सीमापुरी कहाँ है? ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ द दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर। पेरीफेरी क्या होता है? पेरीफेरी मीन्स बॉर्डर, आउटर एज ऑफ एन एरिया, एक क्षेत्र का बाहरी किनारा, यानी कि सीमा बोल सकते हो। दिल्ली की सीमा पर यह जगह है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, अगर सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप में अगर देखें, यानी कि अगर इससे तुलना करें दिल्ली की, भाई दिल्ली के नजदीक है तो दिल्ली जैसा होगा, तो बोले इससे तो मीलों दूर था। दोज हु लिव्स हेयर, वे जो यहाँ रहते हैं, आर सिक्वेटर्स, स्क्वेटर्स का मीनिंग करो इलीगल सेटलर्स, गैर कानूनी ढंग से रहने वाले लोग, या फिर पर्सन्स लिविंग एट प्लेस विदाउट पेइंग रेंट, यानी कि वो लोग जो बिना किराया दिए एक जगह पे रहते हैं, वो स्क्वेटर होते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं, बैक इन 1971, 1971 में बांग्लादेश से आए हैं। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनके बीच में एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, यानी कि जब 1971 में ये लोग आए तो सीमापुरी एक सुनसान इलाका था।
विल्डरनेस यहाँ पे बोल सकते हो डेसोलेट एरिया या फिर अनडेवलप्ड एरिया बोल सकते हो, जिसका कोई विकास ना हुआ हो, ऐसा क्षेत्र था। इट स्टिल इज, यानी कि आज भी ऐसा ही है, विकास तो आज भी नहीं हुआ, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, किंतु अब ये खाली नहीं है, यानी कि सुनसान नहीं है, विकास आज भी नहीं हुआ है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, इसमें मिट्टी के ढांचे हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, जिसपे टिन की और टारपोलिन क्या होता है, कोर्स वाटर प्रूफ क्लॉथ, एक कड़ा पानी न रिसने वाला कपड़ा, डिवोइड ऑफ सेवेज, जिसमें डिवोइड मीन किसी चीज़ से, विदाउट किसी चीज़ के बिना होना, वंचित होना, सीवरेज वगैरह यानी कि गंदे नाले की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज यानी कि खुला बहते हुए पानी की कोई नालियाँ नहीं है, और रनिंग वाटर या फिर बहता हुआ पानी भी नहीं है। लिव 10,000 रैग बिकर्स, जहाँ 10,000 कबाड़ी लोग रहते हैं। यहाँ पे नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये यहाँ पे 30 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स, किंतु राशन कार्ड है इनके पास, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे इनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड इनेबल, इनेबल मीन्स कैपेबल, समर्थ बना देना, देम, उन्हें समर्थ बना देना देता है, टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने में, यानी कि सबसे ज़्यादा, अब ये बोलेंगे आगे, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, किसके लिए, जीने के लिए, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए भोजन ज़्यादा जरूरी है, देन एन आइडेंटिटी, पहचान से कहीं ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, आइडेंटिटी की, पहचान ना, सॉरी, भोजन की। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत पर, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवारों को भोजन खिला सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, और बिस्तर पर चले जाएं बिना पेट दर्द के, एक मीन क्या होता है, पेन, पीड़ा, दर्द होना, बिना, अगर पेट में भूख रहेगी तो पेट दुखेगा, तो बिना पेट दर्द के अगर हम बिस्तर पर चले जाएं और अपने परिवारों के पेट भर सकें, तो वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रीन्स, उन खेतों में रहने की बजाय हम वहाँ रहना पसंद करेंगे जो हमें भोजन देता है, यानी कि उन खेतों में जो हमें कुछ नहीं देता, उनकी बजाय हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, यानी कि टैटर, टोर्न इन पीसेस, यानी कि फटू पुरानी घसी पिटी साड़ियाँ पहने हुए एक महिलाओं का ग्रुप था। वो ग्रुप कहता है, वेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, यानी कि उन्होंने सुंदर धरती, हरे भरे खेतों वाली और नदियों वाली सुंदर धरती थी, उसको क्यों छोड़ दिया। जब राइटर उनसे पूछती है ना कि भी उनने अपना सुंदर जो नदियों से, हरे भरे खेतों वाले, नदियों वाला जो घर था वो क्यों छोड़ दिया, तब वो कहती हैं कि भाई जहाँ भोजन मिल जाए ना, वो खेत हमारे क्या काम के जो हमें अनाज ही नहीं देते, उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ रहना हम पसंद करेंगे, जहाँ में हमारे बच्चों के पेट भर जाएं और रात को सोएं तो पेट में भूख के कारण दर्द ना हो, तो वो जगह में ज़्यादा अच्छी लगेगी। वेन यूर दे फाइंड फूड, वेन यूर, जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पीच देयर टेंट्स, वे वहीं पे अपना तंबू गाड़ लेते हैं। दैट बिकम्स ट्रांजिट होम, ट्रांजिट क्या होता है, टेम्परेरी, अस्थाई, वो उनका अस्थाई घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रू अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जिंदा रहने के हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जिंदा रहना मीन्स रैग पिकिंग, कचरा उठाना, उसका मतलब क्या है, कचरा उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, यानी कि वर्षों बीत जाने पर ये एक हिस्सा सा लगने लग जाता है। प्रोपोर्शन क्या होता है, फॉर्म, रूप ले लेता है, एक कला का रूप ले लेता है, यानी कि मतलब रोजाना हम किसी चीज़ को देखने लग जाते हैं तो हम उसके आदी बन जाते हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है, किसी को ध्यान ही नहीं रहता भी ये लोग ऐसा जीवन भी जी रहे हैं, ऐसी परेशानियों भरा जीवन जी रहे हैं, तो ऐसा ध्यान नहीं रहता।
वर्षों बीतने पर। ये बताने की कोशिश कर रही है राइटर यहाँ पे। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है यहाँ पे, यानी कि यूजेबल चीज है ये बोल सकते हैं। अब बता रही है गार्बेज का उनके लिए क्या क्या मीनिंग है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर एक छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे ये टपकती हुई छती क्यों ना हो, रिसती हुई छती क्यों ना, लीकिंग मीन जिसमें से पानी रिसता हो धीरे धीरे। बट फॉर ए चाइल्ड, किंतु एक बच्चे के लिए इट इज ए इवन मोर, बच्चे के लिए तो इससे भी ज़्यादा है, यानी कि बड़े जो हैं उनके लिए तो उनके घर पर, उनके सिर पर एक छत है और रोजाना की रोटी है, यानी कि कचरा में से यूजेबल चीज उठाई, उनको बेचा और उनको शाम को भोजन मिल जाता है उस पैसे से। बच्चों के लिए तो कुछ और है, बच्चों के लिए क्या है ये बताने की भी राइटर यहाँ पे कोशिश करेगी। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, ये देखो टाइटल शुरू में ही दे रखा था, तो यहाँ बच्चों के लिए ये क्या है, इससे भी ज़्यादा है, ये बताने की कोशिश की गई है। मुझे कई बार 1 रुपया मिल जाता है, इवन ए 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी। साहिब सीज, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें हैं ना वो चमक जाती हैं जब वो ये बात बोलता है। देन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब तुम्हें एक चांदी का सिक्का मिल जाए, यानी कि एक सिक्का सिल्वर कॉइन, वो वही गोल्ड वाली बात आ गई, यानी कि ऐसे ही कोई सिक्का मिल जाए उसको। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जो हम रोजाना यूज करते हैं ये वाले सिक्के, छुट्टे पैसे, कचरे के ढेर में, यदि तुम्हें कचरे के ढेर में एक सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो तुम खोजना बंद नहीं करोगे। स्क्राउंजिंग बार बार आ रहा है, इसका मीनिंग हमने बार बार किया भी है, सर्चिंग बार बार मैं नहीं बता रही हूँ। तो यू डोंट स्टॉप सर्चिंग, तो तुम खोजना बंद तो नहीं करते। फॉर, क्यों नहीं करते, क्योंकि देर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, उम्मीद बन जाती है भी और मिलेंगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए कचरे का उनके माता पिता से कहीं अलग मीनिंग है। डिफरेंट मीन अलग है, माता पिता इसका कुछ और अर्थ निकालते हैं और बच्चे इसका कोई और, यानी कि उन्हें तो और जिज्ञासा पता नहीं क्या मिलेगा, आज सिक्का मिला कल और कुछ मिल सकता है, तो उनके लिए वो आश्चर्य की चीज़ है। और माता पिता के लिए रोजाना की रोटी है, क्योंकि माँ बाप को चिंता रहती है कि भी आज कुछ नहीं मिला तो बच्चे भूखे सोएंगे। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्यों में लिपटा हुआ है। रैप्ड मीन लिपटा होना, कवर्ड होना। फॉर, क्योंकि द फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए जीना का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक सर्दी की सुबह मैं साहिब को देखती हूँ स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, द फेंस्ड गेट, एक जो तारों वाली जो दीवार होती है ना घर के चारों तरफ, किसी बाउंड्री बोल सकते हो इसको आप, तो एक बाउंड्री, नेबरहुड पड़ोस का एक क्लब है, उसकी बाउंड्री के पास में साहिब खड़ा हुआ है। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, 2 आदमियों को देख रहा है जो सफेद रंग की वर्दी में है और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, आई लाइक द गेम, मुझे खेल पसंद है। ही हम्स, हम्स का मीनिंग फिर से वही मटर्स कर सकते हो यहाँ पे, बुड़बुड़ाना, धीरे से बोलना। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस बाउंड्री के पीछे खड़े होकर देखकर ही संतुष्ट होते हुए वो कहता है। कंटेंट मीन सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना, वॉच मीन देखना, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस बाउंड्री के बाहर खड़े होकर। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, बोले मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई भी आसपास नहीं होता। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार, एडमिट्स मीन एग्री करता है या फिर एक्सेप्ट करता है। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, स्विंग क्या है, झूला, रखवाला मुझे झूला यूज करने देता, झूला झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब भी पहने हुए हैं टेनिस के जूते
जो दिख रहे हैं अजीब से। ओवर हिज डिस्कलर्ड, उसकी बेरंग जो कमीज है और निक्कर है उस पर, यानी कि उसकी पुरानी हो चुकी है ना शर्ट, और वो तो, और जूते थोड़े से नए से लग रहे हैं। समवन गिव देम टू मी, किसी ने मुझे वो दिए हैं। यानी कि राइटर जब देखती है ना तो अपने आप ही वो बच्चे उससे इतने जुड़ जाते हैं कि वो अपने बारे में बातें बताना शुरू कर देते हैं, जब उनको देखती है तभी। तो राइटर ने उसके जूतों की तरफ देखा और उसने उसका जवाब दे दिया, बोले किसी ने मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्यात्मक ढंग से वो कहता है। द फैक्ट दैट, वास्तविकता ये थी कि दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वे किसी धनी लड़के के फेंके गए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने शायद पहनने से मना कर दिया होगा, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दम, उनमें से एक में छेद होने की वजह से। डज नॉट बोदर हिम, जो उसे कोई परेशानी नहीं देता था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, वे जो नंगे पांव चलते हैं, इवन शूज विद ए होल, छेद वाले जूते भी, इज ए ड्रीम कम ट्रू, एक सपना सच होने जैसी बात थी। यहाँ पे राइटर ये कहने की कोशिश कर रही है कि भी डिफरेंस देखो, एक धनी लड़का है, एक पैसे वाला बच्चा है, वो तो एक जूते में थोड़ा सा छेद हो जाता है, यानी कि उसको कोई परेशानी नहीं देता, उसको फेंक देता है। डिफरेंस क्या गया एक धनी बच्चे में और एक इस रैग पिकर में। और एक रैग पिकर है, उसके लिए तो मतलब उसको कभी जूते मिलते ही नहीं, उसे तो छेद वाले जूते मिल गए, वो भी सपने सच होने जैसी बात हो जाती है। दोनों के जीवन में क्या डिफरेंस है ये बताने की कोशिश की गई है। बट द गेम्स ही इज वॉचिंग, खेल जो वो देख रहा है, सो इंटेंटली, इंटेंटली का मीनिंग यहाँ पे कर सकते हो अटेंटिवली, ध्यान से। जो केयरफुली से ज़्यादा यहाँ पे अटेंटिवली अच्छा रहेगा। तो जो वो खेल इतना ध्यान से देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहिब अपने रास्ते पर, मिल्क बूथ के एक रास्ते पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्तर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था, डब्बा था। आई नाउ वर्क इन इट स्टार, अब मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। I work in a tea stall down the road, he says pointing in the distance, दूर इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ उधर मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा पूरा भोजन यानी कि दोनों टाइम उसे खाना मिलता है और 800 रुपये मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं पूछती हूँ भी तुम्हें ये काम पसंद है क्या। हिज फेस आई सी, मैं देखती हूँ। हिज फेस हैज लोस्ट, उसका चेहरा खो देता है। हिज फेस के लिए वर्ब है द केयर फ्री लुक, वो जो बेपरवाही का, जो बिना चिंता का, जो उसके चेहरे पर जो भाव थे वो चले जाते हैं। जब मैं पूछती हूँ तेरे को ये काम पसंद है क्या, तो उसके चेहरे पर जो बेपरवाही के, बिना चिंता के जो भाव होते थे वो चले जाते हैं। द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, स्टील का जो कनस्तर है, जो डब्बा है, वो उसे प्लास्टिक बैग से कहीं ज़्यादा भारी लग रहा है। ही वुड कैरी सो लाइटली ऑन हिज शोल्डर, ओवर हिज शोल्डर, जो उसने इतना हल्के से अपने कंधे के ऊपर उठा रखा था। तो यहाँ पे राइटर ये बताने की कोशिश करे कि बच्चा अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, मजबूरी बस वो काम कर रहा है। वैसे तो हम बड़े हो जाते हैं तो काम की चाह होती है और काम मिलता है तो खुशी होती है, लेकिन ये एक बच्चा है और इसका ये काम करने का की उम्र नहीं है, मजबूरी बस काम कर रहा है। कई बार हम बच्चों को काम करता हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भी ये खुश है यहाँ पे काम करके, नहीं, मजबूरी में करता है। तो यहाँ ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि हमें छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, उन्हें कितनी तकलीफ होती है, उनकी जो बचपन है वो छीना जाता है ऐसा करके, यानी कि उसके चेहरे से जो बिना चिंता के, जो बेपरवाही के जो भाव थे वो चले जाते हैं। ये कहकर राइटर इस लाइन से राइटर ये बताने की कोशिश कर रही है कि भी वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाता है, दुखी होकर काम करता है। द बैग वाज हिज, बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स हिज टी शॉप, कनस्तर किसका था, जिसकी अपनी चाय की दुकान थी।
साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था, अब उसके ऊपर उसका जो मालिक था चाय की दुकान वाला, उसकी मर्जियां चलती थी भाई, वो ऑर्डर देता और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। सी यू अगेन।